हाँ, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है वो इक्वल सिचुएट होता है। क्या चीज़ बंद कर। जो सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल में हाँ, इक्वल सिचुएट होता है तीनों साइड। इक्वली सिचुएटेड नहीं, सेंट्रॉइड जो होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, मीडियंस जानते हो, तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो होता है। ठीक है, चलो एग्जांपल नंबर 7.1 देखो, बहुत ही सिंपल केस है। पहला क्या दिया गया है, बंद कर दो, बड़ा आवाज़ कर रहे हैं। नीचे 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 से। ठीक है, इसमें देखो 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनका तुम्हें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है। 0,0 100 ग्राम, 200 ग्राम यहाँ पे रखा है जिसका कोऑर्डिनेट दिया गया है 0.25, हाँ 0.25, 0.25 √3, और थर्ड पॉइंट जो दिया गया है वो हाँ 0.5, 0 और 150 ग्राम। अब तुम्हें ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, और ये अच्छा साइड्स के बारे में बोल दिया कि ये तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल देखो, इसमें क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में ये बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके साइड्स पे तुम्हारे मास रख दिए गए हैं। देखो साइड्स पे ये मास रख दिए गए हैं, 200 ग्राम हुआ, 150 हुआ, 100 हुआ। अब ये हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए इसकी पोजीशनिंग ऐसी ली है, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने ऐसा लिया है कि हमको हेल्प करे सिस्टम। क्योंकि ये तुम अगर जनरलाइज ले लोगे एकदम ट्रायंगल ना, तो निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकलेगा आंसर वही। लेकिन तब क्या होगा, हमने क्या किया, इसको एक स्पेशल केस में बैठा दिया कि एक पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट 0 0 हो गए। एक को हमने एक्स एक्सिस से बैठा दिया, ऑर्डिनेट 0 हो गया। अब तीसरे को आप कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन ये तीसरे का जो फार्मूला, ये क्या फार्मूला बन रहा है, अगर टोटल लेंथ तुम्हारा 2a होता है तो ये 2a होगा, तो इसमें क्या फार्मूला होता है, देखो ये आपका a डिस्टेंस हो जाता है और ये 2a होता है अगर, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये भी 2a हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा a√3। ये चीज़ समझ में आई। तो इस चीज़ को हमने क्या किया, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस कर दिया है जिससे हमको क्या करें, हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, एक x2 y2 ले लो और एक आप x3 y3 ले लो। ठीक है, समझ में। फार्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास का, x बार m1 x1, ठीक है, m3 x3, m1 प्लस m2 प्लस m3। निकाल लो क्या आएगा इससे, समझ में आएगा। y बार भी ऐसे निकाल लो, m1 y1 m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एग्जाम में नहीं बोल रहा है कि आपको ऐसे निकालना है, उसने बस बोल दिया है कि देयर इज अ वन इक्विलैटरल, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल्स एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे पार्टिकल को रख दिया गया है। समझ में आया ना। तो ये कितना हो जाएगा, कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग और आंसर बताइए ज़रा, इसका कितना आएगा पहले वाले का। ओमिसा अर्नव, कितना रहा है, 125 बाई
450, मतलब और सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। हाँ, ये आ जाएगा आपका। लेकिन मुझे हमने लेंथ निकाली है हाँ 5/8 ईच साइड 0.5 मीटर है, तो सर हमने ये तो दिया नहीं। 0.5 हो गया। यस, और वहाँ ये उसके जस्ट जैसे ये 2 वे होता है तो ये ए डिस्टेंस होता है ना, Yes, sir. तो इसका ये डिस्टेंस तो ए ही हो जाएगा ना। इसका मिड पॉइंट ये क्या होगा, 0.25, 0 होगा ना। यस सर। तो सर लेकिन ये तो नहीं बोला कि ओरिजिन पे है वो क्या चीज़? सर, ये जो triangle- ये ट्रायंगल और कोऑर्डिनेट सिस्टम तो आपके हाथ में होता है। अच्छा हाँ, yes, तो मेरी मर्जी में कोऑर्डिनेट कैसे बनाऊँ? आपने रेक्टेंगल ट्रायंगल प्लेस कर दिया, अब ये मेरी मर्जी है कि मैं एक्सिस यहाँ लूँ, यहाँ पे लूँ या यहीं पे ले लूँ। अच्छा और जो भी मैं आंसर रिपोर्ट कर रहा हूँ किसके रेफरेंस से करूँगा? ये अपने ओरिजिन के रेफरेंस से। तो मेरा ओरिजिन अगर इस पॉइंट पे है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का एब्सिसा होगा वो 5/18 हो गया। तो अपने आप ही चूज कर सकते हैं। हाँ, आप हमेशा अपने आप चूज़ करोगे हो तो सर √3/9 √3/, हाँ ठीक। आ गया सबका? अर्नव समझ में आया? हाँ, सासू समझ में आया? हाँ, तो ये 3 पॉइंट्स दिए गए थे बेसिकली। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो क्या दे रहा है। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। हाँ देखो, ये m1 x1 क्या हो जाएगा, 0 × 100। दूसरा क्या हो जाएगा, 0.5 × 150, 0.25 × 200 डिवाइड बाई 100 + 150 + 200। हाँ, x का हो गया। y में तो 2 0 हो गए, अच्छी बात है। केवल 0.25 √3 बस ये बचा, इंटू 200 अपॉन हो जाएगा। आगे चले साथ में, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगुलर लैमिना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। लैमिना मतलब क्या होता है, लैमिनर सीट जैसे बोलते हैं, बहुत ही पतली सीट। ठीक है, हाँ सीट। ठीक है, बहुत ही पतली शीट मान लो कोई भी चीज़ की, जैसे मान लो स्टील की मान लो, टिन की मान लो, कोई भी चीज़ की बहुत ही पतली शीट है तुम्हारी। तो इसका बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास निकालना है, और कोई रैंडम दे दिया है ऐसे ही, समझ में आया? कोई जनरल केस दे दिया है, कोई भी रैंडम तुम्हारा। तो कैसे करेंगे इसे? हाँ, इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? इसमें कुछ दिया ही नहीं आपको। तो इसमें देखे होगे जो प्रीवियस क्लास का जो लास्ट पार्ट था, लास्ट सेशन जो हुआ था हमारा, उसमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या डिस्कस हुआ था? सेंटर ऑफ मास ऑफ ए थिन रॉड। मतलब अगर कोई बहुत ही थिन रॉड है, अगर ए बी है मान लो एल लेंथ की, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाला था कि ये मिड पॉइंट होता है। ठीक है, मिड पॉइंट। ओरिजिन तो अब ठीक है, मतलब ये कंफर्म है कि किसी भी थिन रॉड का जो मिड पॉइंट होता है उस रॉड का सेंटर ऑफ मास होता है। क्लियर है? हाँ या ना? अब देखो, अब इसको अगर तुम पतले पतले थिन रॉड में डिवाइड कर दो, तो ये जैसे पतली एक थिन रॉड है मान लो तुम्हारा, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ठीक है, ऐसे दूसरा तुमने ज्वाइन कर दिया
तो कहने मतलब तुम अगर इसको अगर पतले पतले फॉर्म में डिवाइड करते चलो और सबके सेंटर ऑफ मास निकाल लो, सेंटर ऑफ मास में क्या हुआ, मतलब इस रॉड का मास कहाँ पे लाई कर रहा है, इस पे लाई कर रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, अगर तुम ऐसे करते जाओगे तो ये जो लाइन खींच रहे हो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन। तो मीडियन बेसिकली क्या चीज़ है, मीडियन बस बेसिकली वही पॉइंट है जिसमें सभी इंडिविजुअल रॉड का सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। ठीक है, मतलब इस पूरे सीट के अगर पतले पतले छोटे छोटे थिन रॉड में अगर डिवीज़न कर दिया जाए तो उसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे कहीं ना कहीं, मतलब हर एक का सेंटर ऑफ मास करस्पॉन्डिंग उस थिन रॉड के एकदम मिड पॉइंट पे पड़ेगा और वो इसी लाइन पे होगा। ठीक है, ये तो कोई इस तरह तुमने डिवाइड किया। अगर कोई कहे सर मैं इस तरह डिवाइड कर दूं, इस तरह डिवाइड कर दूं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पड़ेगा, इसके मिड पॉइंट पे, इसके मिड पॉइंट पे। इस पॉइंट से जो मीडियन पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा कोई बोले कि नहीं सर मैं इधर से डिवाइड करता हूँ, किसी भी केस में है भाई। देखो कोई भी ट्रायंगल कैसा भी बनाओगे, मान लो ऐसे बनाओगे, ध्यान दो, तो ये जो पतली सी रॉड है इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे होगा, स्लैंट जाएगा। मैं कहाँ परपेंडिकुलर बनाया होगा, स्लैंट है वो तो ट्रायंगल बन गया इसलिए ऐसे बन गया, समझ में आ गया। तो ये मीडियन पे कहीं ना कहीं इसी मीडियन लाइन पे हर एक रॉड का सेंटर ऑफ मास है। ऐसे जब इस साइड से डिवीज़न किए तो इस रॉड का जो मिड पॉइंट है उसका तुम्हारा हो गया सारे सेंटर ऑफ मास, और सिमिलरली इस तरह से। लेकिन इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो एक ही हो सकता है ना, इस लाइन पे भी होना चाहिए, इस लाइन पे भी होना चाहिए, इस लाइन पे भी होना चाहिए। इसका मतलब पूरे बॉडी का एक ही केस पॉसिबल हो रहा है कि जब ये, हाँ, ये सेंट्रॉइड वाला पॉइंट जो हो जाए, जब तक सेंटर ऑफ मास नहीं होगा तब तक तुम ये चीज़ को तुम समराइज़ नहीं कर पाओगे। तो ये कंफर्म हो गया कि किसी भी यूनिफॉर्म लैमिना का अगर सेंटर ऑफ मास पूछा गया तो जो इंटरसेक्शन ऑफ, हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। हाँ बोलो। हमने इसलिए देखो, हमने इसको थोड़ा लॉजिकल किया गया है कि जब मैंने इस तरह से डिवीज़न किया तो छोटे जो फर्स्ट रॉड है उसका मिड पॉइंट यहाँ पे, सेकेंड रॉड का मिड पॉइंट यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे समझ लो, बराबर देखो ध्यान से। यानी कि ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये सारे मास तुम्हारे छोटे छोटे आ गए हैं, हाँ या ना। जैसे नीचे वाली रॉड का मास m1 है तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ m2, m3 ऐसे चलते गए हैं। ठीक है, इस रॉड को जब ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप में कट किया है तो उसके सेंटर ऑफ मास, अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मास है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, इसी लाइन पे होगा ना। नहीं कहाँ होगा नहीं पता है, लेकिन इसी लाइन पे कहीं पे होगा। इस सारे सेंटर ऑफ मासेस का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इसी लाइन पे होगा। क्लियर, जहाँ भी हो मान लो। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है किसका मास है, ये सेंटर ऑफ मास है पूरे बॉडी का है, इस लैमिना का है। समझ में आया। अब जब तुमने इस तरह डिवीज़न किया, अब जब डिवीज़न ऐसे दिख रहा है तुमको, तो ये सब पॉइंट क्या बता रहे हैं, समझ में आया। तो ऐसे सारे मास हो गए, तो ऐसे सारे मास का भी जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं इसके बीच में होगा, और तीसरे भी केस में। लेकिन तीनों केस क्या होंगे, तीनों केस में जो टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा वो तो एक ही पॉइंट होगा। यानी कि तीनों का क्या होगा, जो कोइंसाइड करेगा। क्लियर। चलो 2 एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया है, देखो इसमें देखो एल शेप की एक बॉडी दी गई है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, इसमें एक एल शेप की एक बॉडी दी गई है और कुछ नहीं बताया, बस इसने डायमेंशन बता दिया आपको। देखो ये आपकी लैमिना मतलब वही, लैमिना मतलब एक ऐसी सीट जिसकी थिकनेस 0 है। सर वही जो आपने बताया था थिन रॉड के एकदम मिडिल पे होता है। नहीं लैमिना उसको नहीं बोलते हैं। लैमिना मतलब जैसे ये पेपर, यस सर, ये लैमिना है। यस सर।
रॉड क्या है? एक पतला रॉड है। अच्छा तो मतलब रॉड में केवल लेंथ होती है, लैमिना में लेंथ और ब्रेथ होती है, थिकनेस नहीं होती है। और रॉड में न ब्रेथ होती है न थिकनेस होती है, केवल क्या होती है? लेंथ होती है। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें देखो एल शेप की एक बॉडी दिया है। अब बोल रहा है इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तीन रॉड नहीं लगा के, देखो इसमें क्या है, अब तुम क्या करो, इसको एक्सिस ले लो। समझ में आ गया? ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस। ठीक, इसका डायमेंशन क्या है? इसका वेट दिया गया है 3 kg। 3 kg का ये लैमिना है। ये जो वेट है ये 3 kg है। तो अगर इसको डिवाइड किया जाए 3 पार्ट में, देखो ये हाइपोथेटिकली डिवाइड किया जा रहा है, ध्यान देना, हाइपोथेटिकली, कट नहीं कर रहे हैं। तो तीनों पार्ट सेम है, ईच पार्ट का मास इक्वल, मतलब ईच पार्ट का मास 1 kg। अच्छा, अब ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? उसी लॉजिक से बोलोगे अभी तो हाँ डायनल बोल दो, या इसका दोनों का मिड पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट कहाँ आएगा? बेसिकली वो ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा, या डायगोनल का कह सकते हो, या जैसे भी बोल सकते हो। क्लियर? हाँ, तो इसकी लेंथ, अगर लेंथ, ठीक है, लेंथ इसमें कुछ दिया नहीं है तो आप लेंथ कुछ भी मान सकते हो। हाँ, मीटर दिया है क्या? एक बॉक्स का 1 मीटर है। क्वेश्चन में कहाँ दिया है? हाँ सर, ऊपर पूरा 0.2 लिखा है। नहीं सर, उससे ऊपर 2 मीटर भी लिखा है। यस सर, लिखा है। फिगर नहीं फिगर नहीं, क्वेश्चन में, फिगर नहीं, क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं लिखा है ना, तो कुछ भी नहीं दिया, फिगर भी नहीं है। बस एल शेप दे दिया है। हाँ ठीक है, तो इसको ले लो। ठीक है, तो ये तुम्हारा 2 अगर है, ये लेंथ अगर 2 है, हाँ 2 मतलब फिगर देख के मानना, जो बुक में फिगर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2,0। ये पॉइंट कितना हो जाएगा? ये 0,2। ये आपका 1 हो गया, 1,0। ये कितना हो गया आपका? 0,1 कहाँ होगा? 1,2। ये हो गया 1,1, और ये हो गया तुम्हारा 2,1। इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीचों बीच आएगा, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये इसका भी हाफ में आएगा, इसका भी हाफ, यानी कि क्या हो जाएगा? 0.5। इसका मिड पॉइंट 1 इधर से, और इधर क्या रहेगा? हाफ। 5,5। ठीक, यहाँ पे 0.5, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या हुआ, अब ये फिगर जानते हो कैसे बदल गया? ये फिगर ऐसे बदल गया, देखो अब ऐसे बदल गया। क्या? एक मास m1 है जो कि 1 kg का है, एक मास m2 है जो कि 1 kg का है, एक मास m3 है जो कि 1 kg का है, और कोऑर्डिनेट सबके ऐसे रेस्पेक्टिव दिए हैं। हाँ अभी, हाँ तीनों का निकाल लीजिए आप। ये समझ में आया? अब 3 मास हो गए और 3 पॉइंट हो गए, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x बार क्या हो जाएगा? यहाँ से निकाल लो। m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस हाँ, तो 1 kg मास ले लो। ये सारे m 1 kg हो गए तुम्हारे। x1 + x2 + x3 हाँ, तो x1 + x2 + x3 बाई 3, तो सीधा ऐड कर लो। x1 + x2 + x3 कितना हो गया? 1.5 2.5। हाँ कितना हो गया? 2.5/3। हाँ, तो 5/6, और दूसरा भी वही हो जाएगा। तो अगर इसको सेंटर माना गया, इसको ओरिजिन माना गया, इसको ओरिजिन माना गया, तो यह 5/6 5/6 पॉइंट पे आपका। तो देखो इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक होल बॉडी को हमने एक पॉइंट में बदल दिया है,
और फिर उसमें नॉर्मली पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाते हुए फिर सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है। तो 2.5/3 आएगा। हाँ तो वही 5/6 हो जाएगा। 35 अच्छा ठीक है, आगे चलें। तो एक चीज़ बताओ, अभी जो तुम लोगों ने निकाला है ये जो फॉर्मूला भी आपने बताया है कौन सा है, एक्स बार जो होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस mn(xn) डिवाइड बाई, हाँ तो इसी को सिग्मा को कैपिटल M लिख दे रहे हैं। क्या बताता है ये? मतलब कोई भी एक बॉडी है या कोई भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसका क्या बता रहा है लास्ट में? ये बता रहा है सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरे बॉडी का जो मास का सेंटर होगा वो इस फॉर्मूले से आएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे थे तो क्या लिखे थे? आर, ठीक है, लास्ट में MnRn, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, यहाँ पे उसके बाद ये 2 लाइन लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए आप, मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ ए मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब सेंटर ऑफ मास का मोशन के बारे में बात हो रही है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सबसे पहले ये बेसिक डेफिनेशन लिख लो सेंटर ऑफ मास की। एज वी नो सेंटर ऑफ मास इन 1 डायमेंशन, नेक्स्ट में इन वेक्टर फॉर्मेट लिख लो यहाँ तक। यहाँ तक समझ में आ गया? इसको लिखो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो मास को हम लोग अभी कांस्टेंट मान के चलते हैं फिलहाल, न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं, ना कि आइंस्टीन की मैकेनिक्स को। ठीक है, तो मास को हम लोग क्या मान के चलते हैं? कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा ये md/dt ऑफ r, ठीक है, m1 dr1/dt, ठीक है। एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं डेरिवेशन, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है ये, ठीक है, क्योंकि मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा तो आप घबरा जाओगे कहाँ से आ गया ये। अभी अलग अलग समझ में आ रहा है चीज़? हाँ, तो ये dr1/dt का क्या मतलब क्या हुआ? जो R है उसका तो क्या मतलब है ये? वेलोसिटी किसका? हाँ, पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 v1 वेक्टर, m2 v2 वेक्टर, mn vn वेक्टर, और यहाँ क्या? ठीक है, मतलब सभी पार्टिकल का जो वेलोसिटी का इस तरह जो सम आ रहा है वो इसके बराबर, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के सम के बराबर। ठीक है, तो ये तो बहुत कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब इससे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करो जरा। अपॉन एम तो इधर भेज दिए, हाँ वहीं से देखो। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, देखो क्या होगा? डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो फिर से अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा? m, हाँ, dv/dt, m1 d/dt v1, m2 d/dt v2,
और लास्ट में mn dvn बाई dt। तो क्या मतलब हो रहा है इसका, जरा बताओ। ये क्या चीज़ है, dv1 बाई dt क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि ये हो गया m1 इंटू a1, m2 इंटू a2 प्लस mn इंटू an। सर बायो के पेपर में और बायो के सब पेपर्स हैं और है तो देखना पड़ेगा उसमें, एक बार देख लो, उसमें स्कैन करो, केवल बायो का ले लो। इंडिविजुअल चैप्टर्स के होंगे, कुछ इंडिविजुअल चैप्टर्स के हैं उसमें, देख लो। अच्छा ये तो समझ में आ गया, m1 a1 मतलब पार्टिकल नंबर 1 जिसका मास m1 है, एक्सेलरेशन a1 है। ठीक है, इधर क्या आ रहा है, ये m क्या है, टोटल मास, ये r था सेंटर ऑफ मास, ये क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ तक ठीक है। m इंटू ए क्या होता है, फोर्स, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, F1। F1 plus F2 plus F3। हाँ, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलने वाला, देखो ध्यान से। F1 क्या चीज़ है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1। अब जब कोई भी सॉलिड बॉडी होती है या रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो इसको विजुलाइज करो, ये पार्टिकल नंबर 1 है जिसका मास m1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, m2 है। तो ये F1 क्या बताना चाह रहा है, M1 का M1 पे इतना फोर्स लग रहा है, m1 पे फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है ये एक्सटर्नल, ये कहाँ लिखा है इसमें एक्सटर्नल है, ये क्या चीज़ है, अच्छा एक्सीलरेशन लगा है। ये क्या है, ये एक्सेलरेशन उस पार्टिकल का है, यानी कि ये क्या चीज़ है, एक्सप्रेशन। ये फोर्स क्या है, उस पार्टिकल पे जो भी फोर्स है, टोटल फोर्स की बात कर रहा है। ये नेट फोर्स होता है ना, कि उसको हम डिवाइड नहीं करते हैं, ये क्या है आपका नेट फोर्स है। तो ये यानी कि इस पार्टिकल पे, इसको थोड़ा बीच में बना दे रहा हूँ, मान लो ये m1 वाला है, तो इस पार्टिकल पे जो F1 फोर्स है, अब ये कैसे लग सकता है, जैसे एक आदमी क्या किया, सीधे यहाँ पे पुश करने लगा, हो सकता है इसी पार्टिकल को पुश कर रहा हो, और भी, और इसको कौन पुश कर सकता है, जितने अगल बगल के तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं ये सब इसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं, यस या नो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोई यहाँ भी फोर्स लगा रहा हो सकता है इसके ऊपर। तो ये सारे फोर्स का क्यूमुलेटिव क्या बता रहा है, ये F1 बता रहा है। मतलब F1 इंटरनली क्या चीज़ इंक्लूड कर रहा है, सारे इंटरनल प्लस सारे इंटरनल का क्यूमुलेटिव। ऐसे F2, ऐसे Fn। अब देखो, अगर m1 और m2, ये m1 है, ये m2 है, m2 ने इसके ऊपर लगाया फोर्स, कोई भी फोर्स लगाया मान लो, तो ए भी उसके ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा न्यूटन्स के लॉ से। तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों इंटरनल फोर्स हो गए। ये मैंने तुम्हें पुश किया, तुमने मुझे पुश किया, बस के अंदर हम लोग चल रहे हैं, हमने तुम्हें पुश किया, तुमने मुझे पुश किया, तुमने मुझे पुश किया, मान लो कोई और नहीं है, तो मुझे एक फोर्स फील हुआ F1, ठीक है। लेकिन अगर ये क्यूमुलेटिवली बात किया जाएगा, क्यूमुलेटिवली बात किया जाएगा, तो F1 ने M1 ने M2 को फोर्स किया, M2 ने M1 को फोर्स किया, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, कैंसिल हो गए। लास्ट में इसका समेशन क्या आएगा, जीरो कैसे आ सकता है, तो सारे फोर्स आपस में कैंसिल हो गए। सारे और एक भाई ने जो बाहर से लगाया था उस पार्टिकल पे, एक या एक किसी और, मान लो 10th नंबर पार्टिकल पे कोई यहाँ से फोर्स लगाया था, तो एट द एंड क्या होगा, इस फोर्स में जितने इंटरनल फोर्स होंगे वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, बचेगा क्या, केवल एक्सटर्नल फोर्स।
क्लियर? तो इस पूरे फोर्स में बेसिकली इट मे बी पॉसिबल दैट सम फोर्सेज may be internal force, या some forces may be arising due to internal force, but cumulative effect of all these forces will be nothing but F ext. अब हो सकता है वो ext केवल F1 पे लग रहा हो, बाकी कहीं नहीं लग रहा हो। तो ये क्या बता रहा है कि ये एक्सटर्नल फोर्स का अफेक्ट क्या है? ये जो सेंटर ऑफ मास, मुझे पूरे पार्टिकल को देखना ही नहीं है, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल को देखना नहीं, मुझे किसको देखना है? केवल एक्सटर्नल फोर्स को तो मिल गया, उस फोर्स के अफेक्ट से हमें देखना क्या है? देखना है कि सेंटर ऑफ मास का जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन क्या है। बाकी किस एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, किससे चल रहे हैं, क्या है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब इस फोर्स का जो इफेक्ट है मुझे कहाँ पे केवल स्टडी करना है, ये केवल सेंटर ऑफ मास पे ही अफेक्ट करेगा। ये भले ही ये सेंटर ऑफ मास पे ना लग रहा हो। ये बात समझ में आई? अगर बॉडी में सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी और पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, तो ये बॉडी में वही चीज़ प्रोड्यूस करती है जिस तरह होल सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एज्यूम्ड एज ए पार्टिकल मास, और जो टोटल मास है सिस्टम का वो इस पॉइंट पे क्या हो गया है, कोइंसाइड कर गया है या मर्ज कर गया है या एकदम जो भी हो गया है। मतलब ये पार्टिकल सिस्टम पे कॉन्सेप्ट पे आ गए। क्लियर हुआ है? तो ये चीज़ लिख लीजिए आप, F1 यहाँ लिख लीजिए। लिख लो। इसके बाद among these forces on each particle, among these forces on each particle, among these forces on each particle, there will be external forces exerted by bodies outside the system and also internal forces exerted by the particles on one another. ठीक है, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ लिख लो, बस एक लाइन में लिख लो, एज पर न्यूटन थर्ड लॉ these internal forces occur in equal and opposite pairs and in some मतलब SUM summation, in sum of forces will be 0. तो जितने इंटरनल फोर्सेस हैं वो आपस में इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए उनका जो सम आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एट द एंड बेसिकली जो भी एक्सटर्नल फोर्स रहेगा वो इफेक्ट करेगा किस पे, केवल सेंटर ऑफ मास पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, क्योंकि हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब कि पूरे बड़ी सी मास जो भी बॉडी दिख रही है, रिजिड बॉडी दिख रही है, अब हमको रिजिड बॉडी नहीं देखना है, अब हमको क्या समझना है कि वो पूरा जो पार्टिकल है, वो एक पूरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है या मास है वो कन्वर्ट हो गया आपका एक पॉइंट मास में कन्वर्ट हो गया है, और उस पॉइंट का मास कितना है, कैपिटल M हो गया है, और उसका पोजीशन तुम्हें पता है। एक सेकंड, ये लोग चले गए।
तो इसलिए कई बार बड़े बड़े जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हम लोग थोड़ा देखना, तो हमको कुछ नहीं देखना, हमको बस ये देखना है ना कि इस बॉडी का, इसलिए सेंटर ऑफ मास आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकाल दिए तो पूरी बॉडी किस में कन्वर्ट हो गई आपकी, वो एक पॉइंट मास में। तो जो अब तक पढ़ते आए हैं वही चीज़ फिर अप्लाई हो जाती है हमारी। तो अब ये लिख लीजिएगा आप लोग MA=FEXT, और इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिए, चल रहा है ऐसे ही, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये लिख लीजिए सब लोग MA=FEXT, और एक लाइन और लिख लीजिए कोट में करके, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, the center of mass of a system of particles moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass at the center of mass was concentrated at the center of mass, and all the external forces were applied at that point. Was applied. हाँ सुकुन, जरा इसके बाद ये लिख के एक सेंटेंस लिखना है, जल्दी से करो, ये लिखो, Sir, was applied के बाद बता रही हूँ। सुकुन ये लिख लो जल्दी से एक सेंटेंस, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स moves as if all the mass of the system was concentrated at the center of mass, and all the external forces were applied at that point. समझ में आया सिस्टम इसका मतलब? इसमें ये बोल रहा है कि पूरे मास को आप ऐसा माना जाता है कि इट वाज कंसंट्रेटेड एज ए सेंटर ऑफ मास एंड ऑल द एक्सटर्नल फोर्स कहीं भी लग रहे हैं सब, ये मान के चलिए कि आपका ये सेंटर ऑफ मास पे ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक एग्जांपल दिया आप लोग में कि मान लो एक ऐसे करके एक जैसे कोई भी एक मिसाइल थ्रो की गई, हाँ कोई भी एक मिसाइल थ्रो की गई, ठीक है, और मिसाइल जब थ्रो की गई अचानक यहाँ पे आके मिसाइल में अंदर इसका एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, तो मान लेते हैं मान लेते हैं ये दो पार्ट में फ्रेगमेंट होता है, बड़ा क्लियरली दो पार्ट में, केवल एक पार्ट मान लो इधर गया। हाँ हो गया टाइम तुम लोग का? सर हमने कुछ पेपर्स लिए हैं, आपको कुछ फ़ायदा होगा उसका? हाँ हाँ सर, नेक्स्ट सर, आपको प्रैक्टिस करनी ठीक है, तो चलो कुछ डाउट होगा तो ग्रुप पे भी डाल देना। ओके सर, थैंक यू सर।
अब आप आंसर कर दीजिएगा, ठीक है, जो पूछेंगे लोग। हाँ, देखो, अगर कोई भी एक पार्टिकल कोई भी मान लो मिसाइल जा रही थी, वो एक्सप्लोड किया, मान लो 2 पार्ट में एक्सप्लोड किया, एक पार्टिकल इधर गया तो दूसरा किधर जाएगा? किसी भी डायरेक्शन में जा सकते ऐसे जा सकता है दोनों? क्या ये ट्रू है फॉल्स है? यस या नो? हैं, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, ट्रू है कि फॉल्स है? सब फॉल्स है, सब फॉल्स है। क्यों? तो ऐसे नहीं जाता, ऐसे एक सीधा नीचे जाता और एक सर आगे जाता है। इसमें मिस्टेक क्या फिजिक्स के हिसाब से बताओ? 2 पार्ट में तो मान लो 2 पार्ट में ब्रेक किया है। ऐसे अपोजिट। इसको बड़ा सिंपल एग्जांपल अभी तुम विजुलाइज कर पाओगे। तुम पैराशूट से कूद लिए, मान लो पापा के साथ घूमने गए दुबई, ठीक है, और बोले कि चलो वो क्या बोलते हैं पैराशूट से जो जंपिंग होती है, पैराशूट से नहीं, स्काई डाइविंग जो होती है, तुम स्काई डाइविंग कर रहे हो, तुम और 2 लोग उतर रहे हो, हाथ में हाथ डाले दोस्ती निभाते हुए, ठीक है। एक प्लेस पे आते हुए एक दोस्त ने क्या किया, दूसरे को कस के पुश कर दिया, ध्यान से देना, उसको पुश किया, तो ये तो पीछे जाने लगा, मान लो ये कुछ देर के बाद ये ऐसे जाने लगा, तो क्या तुम यहाँ पे चलोगे? कहाँ चलोगे तुम? अपोजिट डायरेक्शन। तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, हैं कि ऐसे जा सकते हो? नहीं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है फिजिक्स का? जब तुमने पुश किया तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तुम दोनों अगर एज ए सिस्टम हो, अगर मैं बाहर से इसको कवर कर दूं, एक शील्ड बना दूं जिससे मुझे अंदर नहीं दिख रहा है क्या हो रहा है, तो तुमने जब पुश किया या उसने जो पुश किया तुम्हें, तो क्या बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा इसमें? नहीं लगा। तो अभी दोनों मास जब सेपरेट होके जाने लगेंगे तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? सर दोनों के पॉइंट्स लेंगे, मास लेंगे और सब फॉर्मूला लगा m इंटू ए इक्वल टू एफ ई एक्स टी। देखो अब इसी का एप्लीकेशन है, ये चीज़ क्या है? एक्सटर्नल फोर्स 0। तो ये क्या था? सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन 0, मतलब सेंटर ऑफ मास में कोई डिस्टर्बेंस, सेंटर ऑफ मास जैसे चल रहा था वैसे चलता रहेगा। सेंटर ऑफ मास अगर तुम लोगों ने पुश ना किया तो कहाँ जाता? अगर पुश ना किया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता? सीधा चलता, जिस डायरेक्शन में। इसका मतलब आप दोनों की डिस्टेंस ऐसा चेंज होगी सच दैट इसका जो क्यूमुलेटिवली जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन। इस केस में क्या होगा? मास ऐसे चल रहा था, अगर ये ना एक्सप्लोड करता तो क्या होता? ऐसे जाता। तो अगर एक पार्टिकल इधर गया है तो दूसरा कहाँ जाएगा? वो जिधर भी जाएगा, लेकिन ये गारंटीड रहेगा कि जैसे मान लो कुछ समय के बाद एक भाई यहाँ पहुँच गए हैं तो दूसरा ऐसी जगह रहेगा कि इसकी जब लाइन बनाओगे तुम और इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो वो इसी पॉइंट पे आएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो भी एक्सप्लोजन हुआ है, चाहे केमिकल हुआ चाहे जो भी एक्सप्लोजन हुआ, दैट इज हैपनिंग इनसाइड। तो न्यूटन्स के लॉ से जिस भी फोर्स से ये उधर जाएगा वो तुरंत ही उस पर काउंटर लगाएगा। तो अनलेस देयर इज, अभी इसका मतलब समझ में आया? एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है, अंदर फोर्स लग सकता है लेकिन सेंटर ऑफ मास में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इसका और एक एग्जांपल ध्यान से सुनो, इसी से में क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनो। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, ये एक्सप्लोजनल पार्ट है। अब जैसे कंपटीशन में कैसे पूछे गए हैं, जेईई मेंस में एडवांस में कैसे आते हैं, या एरोडो में कई क्वेश्चन ऐसे दिए हैं। मान लो ये आपका बोट है, ये बोट है, बोट का एक प्लेटफॉर्म है मान लो, अब तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक। अब तुम चलते चलते मान लो इस एंड पे खड़े हो एकदम, अब तुम चलते चलते इस एंड से इस एंड पे चले गए। ध्यान देना, तुम इस एंड पे खड़े हो, इस एंड से चलते चलते इस एंड पे चले गए हो, तो ये पूछेगा कि क्या बोट में कुछ शिफ्टिंग होगी तो कितनी होगी। जैसे मान लो ये तुम्हारा ये बोट का लोकेशन है, ये बोट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लो, ये वाले एंड को मैंने 0 पे मान लिया, ये मान लो बोट की लेंथ L है। अब आपसे पूछ रहा है जब ये आदमी यहाँ से चलते हुए यहाँ पहुँचेगा
तो बोट में क्या होगा, बोट यहीं रहेगा, मतलब पानी से फ्रिक्शन नहीं माना जा रहा है, बोट पे चल रहा है, बोट पे चल रहा है, ऐसे चलना शुरू किया। बोट चल रही है। नहीं बोट नहीं, वो प्लैंक है तुम्हारा, ये क्या है, एक वुडन प्लैंक है, मान लेते हैं वुडन प्लैंक है, और इसमें फ्रिक्शन कहीं नहीं है। फ्रिक्शन मतलब जनरली केस में मत लिया करो, ठीक है, जब बोला ना जाए तब तक फ्रिक्शन नहीं है। ये बंदा यहाँ चल के यहाँ पे चला गया, तो बोट में क्या होगा, इस प्लैंक में क्या होगा, ट्रेंड हो गया। हाँ जहाँ पे खड़ा है नहीं, बेंडिंग है छोड़ो, बेंडिंग छोड़ो, नीचे ऊपर छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहीं पे होगा अभी, इसका सेंटर ऑफ मास इसी लाइन में हाँ, 0 पे, इसका सेंटर ऑफ मास एकदम बीचों बीच। मान लेते हैं 10 मीटर एग्जांपल ले लो, ये 10 मीटर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास 5 मीटर। 5 मीटर। अब जो भी वेट, मुझे वेट नहीं मालूम है, मान लो जो भी वेट है इसका m2 मान लो, इसका वेट m1 मान लो, दोनों का सेंटर ऑफ मास कुछ होगा, मान लो ये पॉइंट सेंटर ऑफ मास है, यस या नो। तो वही लड़का वहाँ चला गया। अब ये लड़का यहाँ से यहाँ चला गया, अब बोर्ड को तुम नहीं मूव करोगे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, चेंज हो गया। और एक्सटर्नल सिस्टम के दुनिया से अगर देखा जाए, बाहर से अगर इसको सील कर दिया जाए तो कोई फोर्स लगा बाहर से, तो ये कैसे संभव है फिजिक्स के अनुसार, सर ऐसे तो किसी भी केस में बड़ा एक्सटर्नल बना दो बना सकते हो। सर, हाँ, पूरी दुनिया को तुम गोल कर दोगे, सब इंटरनल हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ, हर बार ऐसे ही कर दो, हर बार ऐसे ही कर दो। हर बार वैसा नहीं करो। ऐसा अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये बोर्ड शिफ्ट होगी कि नहीं होगी। अब तुम्हें मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बंद नहीं किया हूँ, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि क्या ये प्लैंक कुछ शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, यस या नो पहले बोलो। शिफ्ट होगा कि नहीं, गारंटीड। क्यों हो रहा है, सर क्योंकि अगर ये आगे बढ़े, अगर यही बच्चा यहाँ से यहाँ चला गया और तुमने प्लैंक को नहीं शिफ्ट कराया, तो पहले तुमने बेसिकली क्या है, इस पॉइंट पे मास m2 है, इस पॉइंट पे मास m1 है, इनका सेंटर ऑफ मास बीच में। अब तुमने क्या किया, प्लैंक को नहीं अगर हिलाओगे और m1 को यहाँ पहुँचा दोगे, अब इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास तो शिफ्ट कर गया। और फोर्स कहाँ लगा है, फोर्स नहीं लगा। फोर्स कौन सा लग रहा है यहाँ पे, जब तुम आगे चल रहे हो पैर से, तो ये सारे फोर्स कौन से हैं, ये इंटरनल फोर्स है, तुमने उसको प्रेस किया जैसे भी आगे बढ़े, ये तुम्हारे लिए, और उसके बीच में क्या हो गया, ये फ्रिक्शन फोर्स के चलते क्या हो गया, ये इंटरनल फोर्स हो गया। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एज फार एज सिस्टम इज कंसर्न। तो इस केस में ये जो बोट है, कैसे लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा इसमें, हाँ अपोजिट नहीं, हाँ इसमें तुम बोलोगे कि थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। कितना चलेगा, मान लो तुमने x ले लिया, अब इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, x इसको ले लिया, फिर ये बचा, ठीक है। अभी सॉल्व नहीं करें, लेकिन करेक्ट समझ में आ गया क्वेश्चन का, कि इसमें शिफ्टिंग होगी किस चीज़ में, बोट में, सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग होगी, सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग होगी, नहीं सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग होगी, नहीं नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो सर लेकिन ऐसे तो शिफ्टिंग दिखेगी सर, दिखेगी। जैसे उधर जा रहे हैं। तुम कभी नदी से बोट से उतरे हो कि नहीं उतरे हो, तो जब पैर डालते हो तो बोट क्या होती है, क्यों जाती है पीछे, फोर्स लगता है, तुमने फोर्स लगाया, तो तुमने पीछे मतलब फोर्स लगा, तो बाहर के सिस्टम से तो तुम्हारा क्या हो रहा है, ये इंटरनल फोर्स हो गया, तो वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा है, सेंटर ऑफ मास है। रहेगा वहीं। सेंटर ऑफ मास किसका, बोथ बॉडी का। तुम तो आगे चले गए, ये तो चला ही गया आगे। ये कितना मूव किया, m1, m1 कितना मूव किया, m1 मूव किया प्लैंक के रिस्पेक्ट में 10 मीटर, यहाँ से यहाँ, बाहर के उससे कितना मूव करेगा, ये प्लैंक शिफ्ट होके थोड़ी पीछे आ जाएगी, करेगा, वो कितना करेगा, बस इतना पार्ट करेगा, क्योंकि जितनी शिफ्टिंग है ये x की, ये किस में शिफ्टिंग हुई है, यही तुम्हारी प्लैंक में शिफ्टिंग हुई है। ठीक है, तो इसको लगाएंगे ठीक से, लेकिन बस मैं याद देना चाह रहा था कि इसको निकालेंगे ही है। निकलेगा, ये निकल जाएगा ये। इसको
सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व अभी हम कर देंगे, तुम ही लोग करोगे, अभी टाइम हो गया है। लेकिन मेरी बात समझ गए कि एक्सटर्नल फोर्स के एब्सेंस में आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं करता है। तुमको हर चीज़ शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन अगर फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक सेंटर ऑफ मास, इसीलिए सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन में विजुलाइज करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम बोलो सर ये सब तो मूव कर गया इधर से उधर, लेकिन एक्सटर्नल सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से एज ए सिस्टम मान लो तो कोई भी फोर्स इसमें नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ होल सिस्टम विल नॉट शिफ्ट। सर तो अगर इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना तो कैसे लगेगा? एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, फिर तो अलग क्वेश्चन बन जाएगा, वो पूरे बॉडी पे मानना पड़ेगा, पूरे बॉडी पे मानना पड़ेगा तुम्हें, एज ए सिस्टम मानना पड़ेगा। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स का भी एक अलग। अगर अलग से लगेगा तो तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो सिस्टम जो सेंटर ऑफ मास है वो फोर्स मान के चलोगे कि इस पे लग रहा है, उसके चलते ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा पूरा। सर अगर हम ले लें बोर्ड स्पीड से मूव करें तो वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी ना, जिससे हम मूव कर रहे हैं, नहीं, वो भी इंटरनल में होगा। मूव फोर्स, हम सारा मोशन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हाँ वो तुम्हें देखना पड़ेगा किस तरह से। सर वो स्टीम वो लगा रहता है तो सर तो वो तो अलग चीज़ हो गया, वो तो सर इससे वो इंटरनल वो नहीं, तुम मोटर लगा रहे हो क्या, वो अलग केस होगा। मोटर तो एक्सटर्नल हो गया, वो पानी को पुश कर रहा है, फिर वो तो अलग केस हो गया पूरा, और सर वो फ्रिक्शन यूज करके आगे बढ़ रहा है एक तरह से। रो करता है, रो करता रो भी वही चीज़ हो गई, वो भी एक्स्ट्रा हाँ वो भी एक्सटर्नल हो जाएगा, तभी तो आगे बढ़ रहे हो। ठीक है चलो करते हैं इसे नेक्स्ट क्लास में। हाँ मैच के लिए प्ले करना मैं सभी ज्वाइन करना है 5 मिनट में। ठीक है, इसलिए सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन में बहुत दिक्कत होने लगती है लोगों को। नहीं होगा, अभी क्वेश्चन नहीं किया, नहीं ये इतना बस विजुलाइज कर पा रहे हो कि बोर्ड में शिफ्टिंग होगी नहीं होगी, आ सकता सर है। अगर मतलब मैं तुमसे इतना पूछ रहा हूँ कि तो हाँ सर बोर्ड सही और इधर शिफ्ट होगा कि इधर होगा, अपोजिट अपोजिट किसके अपोजिट? अगर मतलब हमारे मोशन के अपोजिट हाँ तुम अगर इधर जाओगे तो वो बोर्ड से शिफ्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे बड़ा सिंपल केस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन- सुनो, ये मास m1 है, ये मास m2 है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। यस सर, अब ये मास को मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया यस सर, और इसको नहीं मूव किया तुमने, यस सर, तो सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? सर शिफ्ट हो जाएगा। चेंज हो गया यस है। और अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, इस केस में यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो जब मैं इसको मैं बार बार ऐसे मैं पैक क्यों कर रहा हूँ? इस सिस्टम क्योंकि सिस्टम बना रहा हूँ ये। अगर तुम्हें बाहर की दुनिया से इसको कवर कर दिया जाए और बच्चा दौड़ रहा है, भाग रहा है, तुम अगर एक प्लैंक पर चढ़ के सोचो मैं आगे बढ़ा ले जाऊँ तो नहीं बढ़ा पाओगे तुम, क्योंकि जब तुम आगे जाओगे प्लैंक पीछे हो जाएगी। अच्छा तो मतलब हम आगे जाएंगे तो बोर्ड और पीछे बोट पीछे हो जाएगी, बैलेंस कर लेगी। अच्छा नहीं तो सर वो बोर्ड पलटने के अगर वो पीछे पलटने का भूल जाओ तुम, ये सोचो बहुत हैवी है, ऐसा पलट जाएगी। अरे बंद नहीं हुआ अभी तक, समझे कि नहीं? यस सर